यदि हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो तो एक छोटी सी चिंगारी ही समूचे वन को स्वाह करने के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रगुप्त, युद्ध करने के लिए हाथों में शस्त्र की आवश्यकता नहीं, हृदय में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति है उसका धन, और वही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है। और हम इसी दुर्बलता पर निर्ममता से चोट करेंगे। यही होगा हमारी इस क्रांति का प्रथम अध्याय, धनानंद का धन लूटना। महामाते, इन खाली संदूकों को देखो। कल ये सभी खाली संदूक स्वर्ण मुद्राओं से भरे होंगे। जब मगध की भयभीत प्रजा अपने अस्तित्व के लिए कर देगी और वो सभी कर इन संदूकों में भरे जाएंगे तो धनानंद का आनंद और भी बढ़ जाएगा। ईश्वर करे महामहिम कि हर दिन, हर वर्ष मगध का राजकोष इसी प्रकार बढ़ता है। मगध का कोष मेरा कोष। उचित कहा आपने महामहिम। मगध अर्थात सम्राट धनानंद, और सम्राट धनानंद अर्थात मगध। वो तो है महामाते, किंतु जब बात धन की आती है तो मैं थोड़ा भिन्न सोचता हूं। मगध से भिन्न आप तो जानते ही हैं महामाते। जी महामहिम, जानता हूं। इसलिए आपके प्रिय धन को उसके उपयुक्त और सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कर दिया है मैंने। एक ऐसा स्थान जो मगध में ही है, पर मगध के दृष्टि में नहीं। कल की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। कल ना केवल मेरा धन आ रहा है, अपितु मेरे तिल चट्टे के 3 मित्र भी आ रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं महामाते कि मुझे असक्षम लोग बिल्कुल नहीं बाते। निश्चिंत रहिए महामहिम। इस अमात्य राक्षस के होते हुए ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता जिसके मन में, जिसके मंशा में, जिसके प्रतिभा में सम्राट के प्रति सेवा भाव न हो। वो देखो वहां इन गाड़ियों में वो धन जा रहा है जो धनानंद ने मगध की प्रजा से कर के रूप में वसूला है। यही है धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति भी। हे भगवान, हम किस प्रकार धनानंद की अपार शक्ति और धन के सामने टिक पाएंगे आचार्य? धनानंद के धन से थोड़ा धन चुराकर अपने शत्रु की शक्ति छीन लो और स्वयं शक्तिशाली हो जाओ। यदि राजकोष जाने वाली इन गाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो धनानंद के राजकोष की व्यवस्था तो 100 गुना अधिक होगी और वहां से धन चुराना असंभव है। मेरे साथ आओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा क्या किया इस वानर ने? इसने कुछ मूंगफलियां खाई और कुछ आगे के लिए जमा कर रहा है। उचित कहा तुमने। धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर, कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा। राजकोष की तुलना में उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था
कम होगी, क्योंकि धनानंद उस गुप्त स्थान की गोपनीयता को बनाए रखना चाहेगा। चलो शीघ्र करो। इन अश्वों ने अपनी चाल क्यों बदल ली? और कितनी दूर है वो गुप्त स्थान जहां धनानंद अपने गुप्त धन को छिपाता है? रथ रोको। प्रतीत होता है वो गुप्त स्थान आ गया है। क्या बात है अमात्य जी, आज पहली बार आपने गुप्त स्थान से पहले ही रथ को रोकने का आदेश दे दिया। अश्व ऐसा प्राणी है जिसे धोखा देना बहुत कठिन है। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। और उसे ऐसा लग रहा है कि हमें इस बात का पता नहीं चलेगा। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। निकालो घुसपैठिए को बाहर, इसे क्षण। अंतिम चेतावनी देता हूं, बाहर आ जाओ। सैनिकों, नीचे देखो कौन छिपा है। आक्रमण करो, बच के जाने ना पाइए।
मैं अभी जाकर सम्राट को सूचित करता हूँ। इसलिए तुम सैनिक हो और मैं अमात्य, क्योंकि मैं समस्या उत्पन्न होने पर सम्राट को सूचित नहीं करता, उसका निवारण करने के पश्चात सूचित करता हूं। कदाचित अमात्य राक्षस की ये बात तुम्हें सदैव स्मरण रहेगी। स्मरण रहेगी ना? मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है। जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया, तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? एक माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख दे दी। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे। एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है। और आपके अनुसार ये सब कैसे होगा? समय आ गया है तुम्हारे शस्त्र विद्या के प्रशिक्षण का। एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए हैं। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहां ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहाँ धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम स्थूल कहां हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे इस धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं
अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। ये एक आवरण था ताकि हम सब सोचे कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था, गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आकलन किया। अर्थात धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। अद्भुत! ये तो अविश्वसनीय है। किंतु यदि हम जान चुके हैं कि धनानंद ने अपना गुप्त धन गंगा नदी के तल में छुपाया है, फिर भी समस्या तो वही है। इतनी बड़ी नदी के किस भाग में उसने वो गुप्त धन छिपाया है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? मेरे पास इस गुत्थी को सुलझाने का एक उपाय है। आओ। आचार्य, ये तेल, ये तो मैंने अपनी पूड़ियां तलने के लिए रखा हुआ था। इसमें जल मिलाकर आपने तेल और जल दोनों को नष्ट कर दिया। अब ना इस तेल में पूड़ियां चली जा सकती हैं और ना इस जल से पूड़ी खाने के बाद लगी प्यास को बुझाया जा सकता है। यह करके आप हमें अपनी कौन सी योजना समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहता था कि तेल सदा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, तो ये सब तो हम जानते हैं। तो ये बात भी भली भांति समझ लो, तेल और पानी का यही अंतर तुम्हें धनानंद के उस गुप्त धन तक भी लेकर जाएगा। मैं समझ गया आचार्य कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है। जब समझ ही गए हो तो अपने मित्रों को भी समझा दो। इंद्र और सूर्य, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो। और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमात्य, आज का धन
गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। चलो। अमात्य और उसके सैनिक बहुत दूर जा चुके हैं, तुम सब बाहर आ जाओ। आओ। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पूड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है इस सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त। उत्तम, वास्तव में तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। तो हुआ ना भाई, ये तीव्र, बुद्धिमान और विश्वसनीय हमारे मगधपति और सम्राट के योग्य। हाँ, तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता। यही है वो स्थान जहां धनानंद का गुप्त धन छिपा है। मैं तुम्हारे इस धन को लेने आ रहा हूं धनानंद। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा जो मेरे धन पर घात लगाए बैठा है।